नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल। धीरज, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए गुजरात के जामनगर पहुंचे। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, उसके लिए वे जामनगर पहुंचे हैं। पीएम आज की रात जामनगर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला जब एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए निकला, उस समय बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े नजर आए। तो यह खबर हम आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री मोदी अगले 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इसके लिए वह गुजरात के जामनगर भी पहुंचे हैं। आपको यह भी बताएं कि आज रात वह जामनगर के सर्किट हाउस में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कई लोग उन्हें निहारते नजर आए जब वह एयरपोर्ट से सर्किट हाउस के लिए निकल रहे थे। अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। इसके अलावा वो वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करेंगे और उसके बाद शाम को सासन के लिए रवाना होंगे। सासन में वे जंगल सफारी का आनंद भी लेंगे। जंगल सफारी के दौरान वे वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। शासन में प्रधानमंत्री मोदी कुछ महिला वन कर्मचारियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गिर सोमनाथ जिले में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। सोमनाथ मंदिर हिंदू आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और पीएम मोदी इसे विशेष महत्व देते हैं। यहीं पर वो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का प्रबंधन करने वाले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इसके बाद वे राजकोट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का यह गुजरात दौरा और अगले 2 दिनों में कई कार्यक्रमों में उनका शिरकत करने का भी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है और ऐसे में वह जामनगर सर्किट हाउस में आज की रात रुकेंगे और उनके कई कार्यक्रम निर्धारित है। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वह सोमनाथ ट्रस्ट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद सासन के लिए रवाना होंगे। वहां पर उसके पहले वनतारा पशु बचाव केंद्र का दौरा करेंगे और सासन में वह जंगल सफारी का आनंद लेंगे और वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर अधिकारियों से बातचीत होगी। गिर सोमनाथ जिले में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर वह पूजा अर्चना भी करेंगे। और अगली बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से, जहां भाकपा माले के आह्वान पर पटना के गांधी मैदान में महाजुटान होने वाला है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां भाकपा माले के आह्वान पर आज पटना के गांधी मैदान में महाजुटान होने वाला है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि यह महाजुटान विभिन्न आंदोलनकारी और सामाजिक न्याय की ताकतों का मंच होगा, जिसमें बीजेपी जदयू के 20 वर्षों के शासन से परेशान जनता का हर तबका जुटेगा और बदलाव का बिगुल फूकेगा। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महाजुटान को बदलो बिहार के संकल्प के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न जन संगठनों और आंदोलनकारी ताकतों की हिस्सेदारी होगी। भूमि सर्वेक्षण के नाम पर बेदखली का सामना कर रहे भूमिहीन, बढ़े हुए बिजली बिलों और प्रीपेड मीटरों से परेशान आम नागरिक, धार्मिक हिंसा और जातीय उत्पीड़न के शिकार दलित और अल्पसंख्यक, बुनियादी अधिकारों और उचित मजदूरी के लिए संघर्ष कर रहे महिला कर्मी, छात्र, युवा और माइक्रो फाइनेंस कंपनी की जाल में फंसी महिलाएं आदि समूह के प्रमुख हिस्सेदार होंगे। सचिव कुणाल ने कहा कि महाजुटान एक तरह से बिहार की जनता की विधानसभा होगी, जहां हर समुदाय और तबके के लोग अपनी बात रखेंगे और बिहार के आगामी चुनाव का एजेंडा तय करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। दानिश, तो देखिए, जैसे जैसे बिहार के विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आते जा रहे हैं, यूँ तो वक्त है, लेकिन उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्रियाकलाप में जुट गई। ऐसे में भाकपा माले का यह महाजुटान, वो भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, क्या मायने रखता है? क्यों हो रहा है यह महाजुटान? कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे और क्या संदेश निकलेगा इससे? देखिए कुणाल, सबसे पहले बात है कि आज 12 बजे से ये महाजुटान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसमें जो बिहार के आशा कार्यकर्ता है या जीविका कैडर के संघ है और बिहार राज्य अनुमंडल मानदेय सेवा कर्मी है, ये जितने भी ये दल है, ये सभी जो है संघ है, ये सभी लोग शामिल होंगे और ये लोग अपनी पुरानी मांगे को लेके जो सरकार से बार बार करते रहे हैं कि हम लोग पर ध्यान दिया जाए, उस लेके भी ये
महाजुटान हो रहा है। साथ साथ विधानसभा चुनाव में जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होगा उसमें भाजपा माले अपने तरह से पूरी तरह से तैयारी करें कि हम हर वो कदम उठा रहे हैं या हम वो बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं जो जनता की पुकार है। तो इसलिए ये महाजुटान किया गया। दानिश, भाकपा माले की बात करें तो धीरे धीरे यदि सियासी कद की बात करें तो सीटों की संख्या के लिहाज से तो वो सिकुड़ता हुआ नजर आ रहा है, केवल बिहार में नहीं, कमोवेश पूरे देश में। ऐसे में क्या उनकी भी एक स्ट्रैटेजी है अपने वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करने के लिए, और क्या 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भी वह भुनाना चाहते हैं? जी कुणाल, सबसे पहली बात है कि जैसे जैसे सीट कम हो रही है या जो इनकी जो भी स्टेट में इनकी जो ये देखा जा रहा है कि इनका जो योगदान है बहुत नॉर्मल तरह से रहता है, तो इसलिए भी ये महाजुटान किया गया कि इसमें हम वो सभी लोगों की जो मांगे हैं सरकार तक वो पहुंचाने की काम करेंगे, जिससे लोगों में विश्वास बनेगा और अपने जो गठबंधन के लोग हैं उनमें भी ये मैसेज जाएगा कि ये इनके साथ एक बड़ी संख्या में इस संघ के लोग चल रहे हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है दानिश वहां पर, क्योंकि गांधी मैदान तो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत बड़ा है, ऐसे में कितने लोग पहुंच सकते हैं वहां? जो अभी तक ये बताया गया है कि अभी तक सभी लोग पटना पहुंच गए, कुछ रास्ते में भी है। हाँ। और लगभग 50,000 से 1 लाख तक के आदमी को आने की अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता दानिश बता रहे थे कि महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है भाकपा माले की तरफ से और लोगों का पहुंचना अभी भी जारी है। और अगली बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से, जहां कैग रिपोर्ट को लेकर राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल मच गया है। तो झारखंड से अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झारखंड को लेकर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने राज्य में बड़ा राजनीतिक भूचाल लाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को भेजी गई राशि में से केवल 32% ही खर्च हुई। शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है, जिससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की साजिश बताया है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड राहत और चिकित्सा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जो आर्थिक सहायता दी थी उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस फंड का केवल 32% हिस्सा ही खर्च किया गया, जबकि बाकी राशि के उपयोग का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो ये खबर झारखंड से हम आपको बता रहे हैं, जहां कैग की रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें यह निकलकर सामने आया है। दावा किया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए जो राशि आवंटित की थी उसमें से केवल 32% ही खर्च हो पाया है और शेष राशि का कोई ठोस लेखा जोखा नहीं है। इससे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाएं अधूरी रह गई है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सत्ता पक्ष अभी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। लेकिन यह साफ है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष की यह साजिश है। और कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड राहत और चिकित्सा व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहायता दी थी उससे बहुत बड़ी एक जो राशि है वह खर्च ही नहीं की गई। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, सीधे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। जी अजय, तो देखिए कैग के रिपोर्ट की बारी बारी की पेशगी, यदि बात की जाए दिल्ली की तो वहां पर भी जो निवर्तमान सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसको इस आधार पर घेरने की कोशिश हुई और कहा गया साफ साफ। क्या कैग के रिपोर्ट के आंकड़े झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह एक नई तरह की राजनीति की बयां कर रहे हैं या फिर जो जैसा है वो वैसा ही है? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जैसे ही कैग की जो रिपोर्ट आई है तो झारखंड में जो है राजनीतिक जो है लगभग भूचाल सा आ गया है। ये जो है सरकार जो है लगातार जो है वो हाशिए पर चल रही है, लगातार जो है वो बयान उसके तरफ से आ रहा है। तो एक जो है सरजू राय जो विधायक, जो जदयू कोटे से विधायक है, उन्होंने जो है तत्कालीन जो सरकार थी उस पर जो उसमें तत्कालीन जो मंत्री थे, जो कांग्रेस कोटे से जो मंत्री थे बन्ना गुप्ता,
उन पर जो है गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने। एक तरह से देखा जाए तो उनके जो है सरजू राय जो है वो परंपरागत उनके विरोधी भी रहे हैं, लेकिन ये जो कैग की जो रिपोर्ट आई है कि ये जो आर्थिक केंद्र से जो 32% जो सहायता जो मिलती थी उसकी ये लगभग 32% ही खर्च कर पाए हैं। दूसरी तरफ जो है जो आर्थिक जो सहायता मिलती थी, मसलन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर से हर RT-PCR लैब की जो स्थापना होनी चाहिए, यानी कोरोना के काल में जो जांच होते थे, तो वो जो जांच का जो होता था RT-PCR हर जिला केंद्र की योजना थी कि हर जिले में RT-PCR लैब की स्थापना हो, वो नहीं हुई। दूसरा बात है कि ये जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जैसे CHC, PHC, HSC, तो उनका जो है वो बेसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। और एक और भी है कि जो लिक्विड जो ऑक्सीजन प्लांट है, गौरतलब है कि उस दरमियान जो है ऑक्सीजन की काफी किल्लत हुई थी, तो सरकार की या केंद्र सरकार की ऐसी योजना थी कि हर जगह जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाई जाए जिससे कि ऑक्सीजन की उपलब्धता पर कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन सरकार में वैसा व्यवस्था नहीं हो पाया। कैग की ऐसी रिपोर्ट है। तो इन खुलासों के बाद जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के कार्यप्रणाली पर जो है सवाल उठने लगे हैं। सरजू राय जो है लगातार जो हमलावर रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है पक्ष के जो है पक्ष के लोग भी जो है वो सत्ता पक्ष पर लगातार हावी हो रही है। कांग्रेस ये जो सरकार जो है इस मामले में चुप्पी है, चूंकि जो है झारखंड की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, और वो जो बन्ना गुप्ता थे वो तत्कालीन जो उस समय जो मंत्री थे वो झारखंड के कांग्रेस के कोटे से मंत्री थे। तो लगातार जो है सरकार भी अपना बचाव कर रही है, और देखने वाली बात होगी कि ये जो है जो कैग की रिपोर्ट है वो ये कहां तक इस भूचाल का ये इसकी जो रिपोर्ट है वो इस पर क्या राजनीतिक असर पड़ता है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी हुई, जहां हरियाणा बोर्ड में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शनिवार को इस मामले में सरकारी स्कूलों के 4 और निजी स्कूल के एक निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में हैं। उन्होंने शनिवार को इस मामले में सरकारी स्कूलों के 4 निजी स्कूल के एक निरीक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शुरुआती जांच में दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 4 DSP और 3 SHO भी शामिल हैं। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से राज्य में बवाल मचा हुआ है। बीते दिन नूंह और सोनीपत में पेपर लीक का मामला सामने आया था। इसमें परीक्षा केंद्रों से बाहर पेपर निकलने का दावा किया गया था। वहीं पेपर लीक पर CM नायब सिंह सैनी ने कहा, हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हमारी सरकार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री एक्शन मोड में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी की है। सरकारी स्कूल के 4 निजी स्कूल के एक निरीक्षक के खिलाफ FIR तो हुआ ही है। इसके साथ ही शुरुआती जांच में जो दोषी पाए गए 25 पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। 4 DSP 3 SHO लेवल के भी इसमें अधिकारी शामिल हैं। आपको यह बताते चले कि हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक से पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। नूंह और सोनीपत में पेपर लीक का मामला सामने आया था। परीक्षा केंद्र से पेपर के बाहर निकलने की बात भी सामने आई और इस पर CM नायब सिंह सैनी ने भी अपना स्पष्ट रुख दिया है, कड़ा रुख दिया है। उन्होंने कहा, हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जीरो टॉलरेंस पर सरकार काम कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हरियाणा बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक की घटना पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। 4 बाहरी लोगों और 8 छात्रों के खिलाफ भी FIR की गई है। नूंह जिले में 2 दिन में 2 पेपर लीक की घटनाएं हुई थी और 4 DSP समेत 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय खन्ना जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संजय, तो देखिए, जिस वक्त से हरियाणा में यह पेपर लीक का मामला निकल कर सामने आया, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी बड़ी संख्या में कार्रवाई भी की गई है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को लेकर के। अभी इस पूरे प्रकरण को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है और क्या इस तरह की कार्रवाई से जो पूरा महकमा है, पूरे लोग हैं, वो आश्वस्त हैं? संजय, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो संजय, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन जी पा रहा हूँ। जी संजय, बताएं। कुणाल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ा एक्शन लिया है। जो पेपर लीक हुए थे इस मामले में 25 पुलिस कर्मचारी और 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है तुरंत प्रभाव से। और मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इस तरह की किसी तरह की कोताही को बरता नहीं जाएगा। इसमें चाहे सुपरवाइजर हैं और अधिकारी हैं, सबको जांच की जाएगी। जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि पेपर लीक कहाँ हुआ है। इसमें 8 छात्र भी शामिल हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी, आमतौर पर जांच के बाद एक्शन लेते हुए नजर आते हैं लोग, खासकर राजनेता, लेकिन इस बार तो 25 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पहले ही सस्पेंड किया गया। इससे क्या यह स्पष्ट है कि इस पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री बिल्कुल इसे टॉलरेट करने के मूड में नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जो नकल है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और किसी भी छात्र को ये अधिकार नहीं है कि वो नकल करे। और पेपर लीक जो हुआ है उसको लेकर के काफी गंभीर है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार हरियाणा में पेपर लीक की बातें सामने आती रही हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने अब ये कड़ा एक्शन लिया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां भीषण हिमस्खलन की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माणा के पास की, जहां भीषण हिमस्खलन के बाद अभी भी उसमें 5 मजदूर फंसे हुए हैं। बचाव अभियान का आज तीसरा दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल के अनुसार टीम विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है। ये टीम अब कैमरों से श्रमिकों की तलाश करेगी। चमोली में आज मौसम साफ बना हुआ है। रेस्क्यू अभियान भी शुरू हो गया है। सेना के साथ और एक निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले यानी चमोली की, जहां चमोली हादसे के बाद लगातार बचाव ऑपरेशन जारी है। आज तीसरा दिन है और एसडीआरएफ की टीम कैमरों के साथ रवाना हुई है और लापता श्रमिकों की तलाश में यदि कुल संख्या के हिसाब से बात करें तो 8 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए हैं। 55 मजदूरों में से 50 को तो बाहर निकाल लिया गया था। 5 मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है और 10 घायलों को ज्योतिर्मठ अस्पताल में भी पहुंचाया गया था। और आज की बात करें तो चमोली में फ़िलहाल आज मौसम साफ बना हुआ है और रेस्क्यू अभियान शुरू है। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ के आदेश से टीम विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरा के साथ हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई है और अभी जो 5 मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह रेस्क्यू करने की कोशिशें की जा रही है। तो चमोली से यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कोशिश यही है कि किसी तरह जल्द से जल्द जो 5 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें लोकेट किया जाए और उनका रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हिमस्खलन के बाद वहां पर मजदूर फंस गए थे, 50 लोगों को तो बाहर निकाला गया, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को कल रोका गया था और अब फिर भी 5 मजदूर अभी भी वहाँ पर बाकी हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें आज निकालने की कोशिशें हो रही है। आज हालांकि मौसम साफ बना हुआ है ऐसा बताया जा रहा है और चमोली के माणा के पास जो भीषण हिमस्खलन हुआ था उससे जितने भी मजदूर प्रभावित थे उनमें से 50 को निकाला गया था और 5 की तलाश अब भी जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।